हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिज ज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे हम भारत का सामान्य ज्ञान, जो कि आपके छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हमने इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है। तो ज़रूर वीडियो का अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है नज़दीक है और यहाँ से जो है प्रश्न आपका बनता है। तो ज़रूर देखिएगा। देखिए, प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्न में से कौन सी बात सही नहीं है, मतलब कौन सी बात असत्य है, आपको बताना है। तो देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वे सोने चांदी के आभूषण नहीं पहनते थे। ये बात असत्य है। सत्य कौन सी बात है? सिंधु घाटी के निवासी जो है बहुत सभ्य थे। वे ईंट से बने बढ़िया मकानों में रहते थे। उन्हें स्वास्थ्य तथा स्वच्छता के नियमों का ज्ञान था। ये जो सत्य है, वे सोने चांदी के आभूषण नहीं पहनते थे, ये गलत है। मतलब वे सोने चांदी के आभूषण भी पहनते थे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। महात्मा बुद्ध क्या स्वीकार नहीं करते थे? आत्मा की सर्वव्यापकता को, आत्मा की अमरता को, ईश्वर की सत्ता को, उपयुक्त सभी को। तो देखिए, जो महात्मा बुद्ध हैं वे ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को मृतकों का टीला कहा गया है? तो देखिए, मोहनजोदाड़ो को। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीसरा नंबर, मृतकों का टीला कहा गया है मोहनजोदाड़ो को। याद रखिएगा। गांधीयन काल के प्रारंभिक वर्षों में सरोजनी नायडू ने किसको हिंदू मुस्लिम एकता का एम्बेसडर कहा था? तो देखियो, इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, मोहम्मद अली जिन्ना, जिसे सरोजनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का एम्बेसडर कहा था। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्न में से कौन सी बात असत्य है? तो देखियो, इसका राइट आंसर हो जाएगा नहरों द्वारा सिंचाई की जाती थी। नहरों द्वारा सिंचाई की जाती थी, ये जो बात है असत्य है। याद रखिएगा। वे लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे, ये सत्य है। कपास पैदा करने के श्रेय सिंधु घाटी निवासियों को है, ये भी सत्य है। कठोर सिंधु संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग थे, ये भी सही है। ऑप्शन सी गलत है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता है वो है नगर नियोजन। नगर नियोजन के लिए जाना जाता है। कमेंट कीजिए दोस्तों, स्नानागार जो है, सबसे बड़ा स्नानागार, वो हड़प्पा में था या मोहनजोदाड़ो में? कमेंट करके बताइएगा। लेकिन इसका राइट आंसर है हड़प्पा सभ्यता नगर नियोजन के लिए अपना जाना जाता है। देखिए अगला प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। मोहनजोदाड़ो दिया गया, हड़प्पा, रोपड़, लोथल, कालीबंगा, आलमगीर। आपको इसको सम्मिलित करना है कि इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा। तो देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ए का दूसरा रहेगा। जो मोहनजोदाड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे बसा है, ये जो नगर है। याद रखिएगा। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे। यहाँ से ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, ये दोनों से, इसे याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी और हड़प्पा रावी। जो रोपड़ है वो है सतलज नदी के, और लोथल जो है वो है भोगवा नदी के। कालीबंगा जो है वो है घाघर नदी के, और आलमगीर है आपके हिंडन नदी के। तो इसे याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल और रोपड़ से ज़्यादा पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता सिंधु सभ्यता की समकालीन नहीं थी? तो देखिए, चीन की जो सभ्यता थी वो सिंधु सभ्यता की समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था? तो देखिए, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सिंध। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सुरकोटदा में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, याद रखिएगा। घोड़े के जो अवशेष हैं वो मिले हैं सुरकोटदा में। सिंधु घाटी सभ्यता काल में हाथी दांत के उपयोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, उस समय हाथी दांत का कोई उपयोग नहीं होता था। ये जो कथन है वो सही नहीं है। मतलब उस समय हाथी दांत का उपयोग होता था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तोलकाप्पियम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा।
तोलकाप्पियम जो है एक व्याकरण ग्रंथ है, याद रखिएगा, तमिल व्याकरण ग्रंथ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आर्यों के संबंध में क्या असत्य है? तो आर्यों के संबंध में असत्य क्या है? तो देखियो, इसका राइट आंसर है पूर्व वैदिक योगिन आर्य महिलाओं को राजनीतिक एवं आर्थिक अधिकार प्राप्त था। ये असत्य है, मतलब उनको अधिकार प्राप्त नहीं था। कौन कौन सी बात सत्य है? तो ऋग्वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, क्योंकि आर्य पशुपालन एवं कृषि करते थे, इसे ध्यान दीजिए। ऋग्वैदिक आर्य प्रकृति की पूजा करते थे। और मैक्स मुलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया के मूल निवासी थे। तो ये जो है तीनों सही है, ये गलत है, लेकिन ये कब सही होगा? पूर्व वैदिक योगिन आर्य महिलाओं को राजनीतिक एवं आर्थिक अधिकार प्राप्त नहीं था। तो अभी इसका राइट आंसर है, जो असत्य बात है, तो ऑप्शन सी। दसराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? पुरुषनी, वितस्ता, सरस्वती, काबुल। तो देखिए, दसराग मतलब 10 राजाओं के बीच युद्ध लड़ा गया था पुरुषनी नदी के किनारे। दोस्तों कमेंट करके बताइए, पुरुषनी नदी का वर्तमान जो नाम है वो क्या है? अभी यह पूछ लिया जाता है। वैदिक काल में लिखे गए निम्न ग्रंथों का क्रम क्या है? तो देखिए, वेद, ब्राह्मण और उपनिषद। क्रम जो है, वेद पहले लिखा गया, फिर ब्राह्मण, फिर उपनिषद। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। वैदिक युग में शासन व्यवस्था का रूप क्या था? तो राजतंत्रात्मक था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अजंता गुफा की सर्वोत्तम चित्रकारी किसके काल में हुई है? तो देखिए, अजंता गुफा की सर्वोत्तम चित्रकारी जो हुई है वो हुई है गुप्त के काल में। याद रखिएगा, गुप्त के शासन काल में। गुप्त वंश का वह सम्राट जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की है। तो देखियो, इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराजाधिराज की। याद रखिएगा, यहाँ पर महाराज भी जुड़ा है और फिर अधिराज। तो ये जो उपाधि है वो समुद्रगुप्त को मिला था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको जरूर नोट कर रखिएगा, ये पूछा जाता है। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था, उसकी राजधानी कहाँ थी? देखो, इसका राइट आंसर है कनिष्क कुषाण वंश का जो शासक था, मतलब कनिष्क की जो राजधानी थी वो था पेशावर। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। कनिष्क के शक संवत कब प्रारंभ किया गया? तो कनिष्क के जो शक संवत है वो प्रारंभ किया गया था 78 ईसा पूर्व। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। देखो, 21 नंबर जो प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, इसे याद रखिएगा, नेपोलियन, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख किसमें मिलता है? तो प्रयाग प्रशस्ति में। समुद्रगुप्त जब विजय जो प्राप्त किया है उसका उल्लेख हमें मिलता है प्रयाग प्रशस्ति में। मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो देखिए, मौर्य साम्राज्य का जो मुख्य पतन है उसका कारण था अयोग्य उत्तराधिकारी, इसे याद रखिएगा। देखो 24 नंबर प्रश्न, मौर्य शासक के पतन के बाद सर्वप्रथम किस विदेशी जाति ने भारत पर आक्रमण किया? मौर्य शासक के पतन के जो है उसके पश्चात के बाद को पूछा गया है, मतलब मौर्य शासक के बाद। तो विदेशी जाति उस आया था इंडो ग्रीक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? देखिए, इनमें से कोई नहीं, ये सभी सत्य कथन है। साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभक्त था, गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, विस्तृत अधिकार संपन्न नौकरशाही थी। तो ये जो है सही कथन है। अशोक ने अपने धर्म के विस्तार हेतु किस विधि का प्रयोग किया? तो राजाज्ञा व अभिलेख द्वारा, प्राकृतिक भाषा के प्रयोग से, भिक्षुओं को प्रचार के लिए बाहर भेजा। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। अपने धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने ये तीनों कार्य किए हैं, इसे याद रखिएगा। अशोक का स्थान विश्व के महान शासकों में है, क्योंकि? तो अशोक का जो स्थान है विश्व के महान शासक में क्यों गिना जाता है? तो इसलिए गिना जाता है क्योंकि उसका जो नैतिक आदर्श है, उसका शासन का नैतिक आदर्श जो है उसके द्वारा, मतलब उन्होंने शासन जो है अशोक ने नैतिक आदर्श का पालन करते हुए किया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। मौर्यकालीन इतिहास से संबंधित स्रोत निम्न में से कौन है? तो अशोक का शिलालेख, बौद्ध का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। दोस्तों कमेंट करके बताइए, कौटिल्य का दूसरा नाम और क्या है? कौटिल्य को और किसी और दूसरे नाम से भी जाना जाता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
मार्च 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट कमीशन भारत आया था, निम्नलिखित में से कौन उसका सदस्य नहीं था? जब 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट भारत आया था तो सदस्य कौन नहीं था उसका? तो देखो कैंपबेल जॉनसन, बाकी ये 3 सदस्य थे, याद रखिएगा। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, लेकिन कैंपबेल जॉनसन नहीं था, इसे याद रखिएगा। पाल वंशी शासकों में सबसे अधिक शक्तिशाली शासक कौन था? देखो पाल वंश का पूछा गया है, सबसे शक्तिशाली कौन था? तो धर्मपाल था, याद रखिएगा। पाल शासक मुख्यतः किस धर्म के अनुयायी थे? तो बौद्ध धर्म को मानते थे पाल शासक, इसे याद रखिएगा। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? तो देखो इसमें इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय, इसे याद रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, प्रथम ने नहीं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। राजतरंगिणी में निम्न में से किसका वर्णन है? तो देखो राजतरंगिणी में जो है वर्णन किसका है? कश्मीर के राजाओं का इतिहास। और क्वेश्चन पूछा जाता है एक विक्रमादित्य से संबंधित, तो देखो इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम जो दिन था वो बीता था श्रवणबेलगोला में, याद रखिएगा। श्रवणबेलगोला में, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम दिन बीता था श्रवणबेलगोला में। महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि उससे पूछा जाता है। प्रथम भारतीय विद्वान जिसने गणित को विशेष विषय के रूप में प्रयोग किया था तो आर्यभट्ट। बाल विवाह प्रथा का प्रचलन हुआ था तो राजपूत काल से ही हो गया था, इसे याद रखिएगा। संगम से क्या तात्पर्य है? तो संगम से तात्पर्य है तमिल भाषक विद्वानों की सभा से, याद रखिएगा। जो तमिल भाषक विद्वान थे उनकी जो सभा थी उसको संगम कहा जाता था, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। संगम युग का साहित्य मुख्य रूप से लिखा गया तो पद्य में लिखा गया है, याद रखिएगा। चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? तो सूर्यसेन ने किया था, याद रखिएगा। चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण। नूरजहां के पिता का नाम क्या था? तो इत्माद उद दौला, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। भक्ति आंदोलन की प्रमुख सामाजिक देन क्या है? तो सांप्रदायिक सद्भावना की स्थापना करना भक्ति आंदोलन की प्रमुख सामाजिक देन है, याद रखिएगा इसको। निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया है? तो किया था पर्शियन और अरबी, याद रखिएगा। इस भाषा को जो है दिल्ली के सुल्तानों द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। दिल्ली सल्तनत काल में किस ललित कला की विशेष रूप से उन्नति हुई? तो स्थापत्य कला की। ललित कला की, कौन सी ललित कला की? तो स्थापत्य कला की, दिल्ली में, याद रखिएगा। दिल्ली सल्तनत काल में। सल्तनत युग में किस वस्तु का विकास हुआ, उसे क्या कहा गया? तो भारतीय इस्लामी वास्तुकला कहा गया, इसे याद रखिएगा। सल्तनत युग में किस वस्तु का विकास हुआ जिसे क्या कहा गया? तो भारतीय इस्लामी वास्तुकला। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कराया है, याद रखिएगा। कौन सा जोड़ा असत्य है? तो अमीर खुसरो तारिक ए हिंद। दोस्तों कमेंट करके बताइए अमीर खुसरो ने क्या मतलब क्या है, इससे किससे जुड़ा है वो? अमीर खुसरो का एक क्वेश्चन आता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसका आंसर जरूर बताइएगा। अमीर खुसरो ने किसकी रचना की है? देखो इसमें सत्य क्या है? फिरोज शाह तुगलक, फतुहाते फिरोज शाही, कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा द्वारा बनाया गया, इसे याद रखिएगा। हालांकि यहाँ से इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा आपके जो है पुराने राजा महाराजाओं से, जिससे ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा। जजिया क्या था? तो देखो गैर मुसलमानों पर लगाया गया कर था, ऑप्शन बी इसको राइट आंसर लगाइएगा। अगर आपको ऑप्शन में दे दिया गया जजिया क्या था, केवल कर था या ये ऑप्शन, तो आप कर ही मत लगाइएगा, गैर मुसलमानों पर लगाया गया कर था, याद रखिएगा। मीराबाई के पति का नाम क्या था जिनकी मृत्यु सन 1531 में हुई थी? तो युवराज भोजराज, याद रखिएगा। नवंबर 1945 में INA के 3 अफसरों पर मुकदमा चलाया गया था, निम्नलिखित में से कौन उनमें शामिल नहीं था? तो दामोदर चापेकर, ये शामिल नहीं था। कर्नल शाहनवाज, कैप्टन सहगल, लेफ्टिनेंट ढिल्लन, ये जो है शामिल थे। दामोदर चापेकर शामिल नहीं था।
भारत में मुस्लिम शासन का संस्थापक कौन माना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन बी राइट आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दास वंश का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? तो बलबन था। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। दास वंश का प्रभावशाली शासक बलबन। मुस्लिम शासन का संस्थापक भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट 50 प्रश्न आपके भारतीय इतिहास या सामान्य ज्ञान का प्रश्न है, जो कि आपके छत्तीसगढ़ प्री बीएड, डीएड और अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसका दूसरा भाग भी लाएंगे, तीसरा भी, चौथा भी आएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न को शामिल करेंगे हम इस वीडियो में, क्योंकि एग्ज़ाम 17 जून को है। तो ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा अंत तक, क्योंकि 20 जो क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान से आता है, जिसमें से आपके भारत के इतिहास या जो इससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।